नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भौतिक विज्ञान में सॉल्व किया जा रहा है और आज हम लोग जो है अध्याय 6 के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का पहला प्रश्न में कई पार्ट दिया गया है, ठीक है, जिसमें आप देखिए पहला प्रश्न है, किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह समझाना महत्वपूर्ण है। सावधानी पूर्वक बताइए कि निम्नलिखित राशियां धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं। तो आइए देखा जाए। प्रश्न है पहला, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कुएं में से रस्सी में बंधी बाल्टी को रस्सी द्वारा बाहर निकालने में किया गया कार्य। जब व्यक्ति जो है रस्सी से बाल्टी खींचता है, उस कंडीशन में जो बाल्टी निकालने में किया गया कार्य होता है वह कार्य धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, ये बताना है। तो उस समय जो है जब हम बल लगाते हैं तो बल ऊपर की ओर लगाते हैं और बाल्टी भी ऊपर ही जाता है, यानी दोनों के बीच थीटा का मान 0 और कास 0 का मान होता है 1 और ये धनात्मक है, अतः कार्य धनात्मक होगा। ठीक है। दूसरा है, उपर्युक्त स्थिति में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। अब गुरुत्व बल जो है नीचे की तरफ लगता है और कार्य हो रहा है ऊपर की तरफ, दोनों के बीच जो कोण होगा वह 180 अंश का होगा। ठीक है। तो जब कास 180 अंश का, जैसे कि कार्य बराबर आप जानते हैं एफ एस कास थीटा, अब थीटा की जगह पर 180 रखेंगे तो कास 180 अंश का मान माइनस, अतः ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। गुरुत्वीय बल के द्वारा ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। अगला है सी, किसी आनत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। तो अब देखिए, जो घर्षण बल के द्वारा कार्य होगा, कोई भी अगर ऐसे है और आनत तल पर ये खिसक रहा है इधर की तरफ, तो बल तो इधर की तरफ लग रहा है, लेकिन घर्षण बल जो होता है वो हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, एफ एस इधर, और इसके विरुद्ध किया गया कार्य, तो इसके विरुद्ध किया गया कार्य यानी बल इधर की तरफ लग रहा है, खिसक इधर की तरफ रहा है, इसका मतलब थीटा 180 अंश हो जाएगा, और जब 180 हो जाएगा तो -1, इसका मतलब इस दिशा में भी कार्य ऋणात्मक होगा। अगला है कि किसी खुरदुरे क्षैतिज तल पर एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। ये इसका मतलब ये है कि जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा 0। जब बल किया गया कार्य होगा, डी कह रहा था खुरदुरे क्षैतिज तल पर एक समान वेग से, तो एक समान वेग से जब गति कर रहा है तो कार्य क्या हो जाएगा, तो कि समान वेग है तो त्वरण 0 हो जाएगा, त्वरण 0 होगा तो बल 0 हो जाएगा, बल 0 हो जाएगा तो कार्य 0 हो जाएगा। ठीक है। समान वेग में यही होगा कि कार्य 0 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। अब अगला है कि दिया गया है कि किसी दोलयमान लोलक को विरामावस्था में लाने के लिए वायु के प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। तो वायु के प्रतिरोधी बल, अब देखिए जैसे लोलक है, लोलक जो है ऐसे इस तरह घूमता रहता है, तो प्रतिरोधक बल, जैसे अब इधर से आ रहा है इधर की तरफ, प्रतिरोधक बल लगेगा ऊपर की तरफ, आ रहा है इधर और बल इधर की तरफ, तो दोनों के बीच में जो कोण होगा थीटा वो 180 अंश हो जाएगा, तो कास 180 अंश का मान -1, अतः ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है। तो था पहले का सभी प्रश्न। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 कहा जा रहा है कि 2 किलोग्राम, m बराबर दिया गया है 2 kg। ठीक है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विरामावस्था में है 7 न्यूटन के क्षैतिज बल के प्रभाव से एक मेज पर गति करती है, 7 न्यूटन के बल से, ठीक है, गति करती है। मेज की गति घर्षण गुणांक म्यू बराबर मेज का घर्षण गुणांक 0.1 है। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए, अपने परिमाणों की व्याख्या भी कीजिए। पहला, लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य। 10 सेकंड में किया गया कार्य
ठीक है। तो 10 सेकेंड में जितना दूरी चला होगा वह दूरी निकालने और F इंटू एस कर दें तो निकल जाएगा किया गया कार्य। तो चलिए पहले तो हम ये देखेंगे कि 10 सेकेंड में जो दूरी हुआ वो और जो बल लग रहा है वो, तो जो बल लगेगा वह बल तो हमें पता है कि अगर जैसे घर्षण बल लग रहा है तो घर्षण बल विरोध करेगा। अब मान लेते हैं कि इधर के बल लगा रहे हैं, बल तो इधर की तरफ है तो घर्षण बल इधर की तरफ होगा। तो घर्षण बल जो F हो जाएगा वो म्यू इंटू के और म्यू इंटू आर का मतलब mg, और म्यू का मान है 0.1, m का मान है 2, g का मान है 10, तो F आ गया। और टोटल बल लग रहा था F इधर की तरफ, तो परिणामी बल हो जाएगा F माइनस स्मॉल f। ये परिणामी बल हम F डैश कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि F जो था 7 न्यूटन था, 7 माइनस और ये गुणा कर दें तो ये हो जाएगा कितना 2, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन। अब देखिए 5 न्यूटन का बल तो उस पर कार्य कर रहा है। अब 5 न्यूटन का बल कितने सेकंड तक कार्य करेगा, तो 10 सेकंड तक कार्य कर रहा है। तो पहली बात ये है कि यहाँ पर F डैश बराबर हम लिखेंगे m इंटू ए, तो m इंटू ए से a बराबर F डैश अपान m, और यहाँ पर F डैश कितना है तो 5 बटा m कितना है 2, तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए त्वरण पता हो गया, जब त्वरण पता हो गया तो हम s निकाल लेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, तो ये तो 0 हो गया और t का मान दिया गया 10 सेकेंड, तो 1/2 और a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया 5/2 और गुणे t 10 का स्क्वायर यानी 100 में 4 से भाग दें तो 5 गुणे 25 हो जाएगा, तो 125। ये 125 मीटर की दूरी आ गई। जब 125 मीटर का दूरी पता हो गया तो हमें पता है कि कार्य बराबर F इंटू एस। तो F कितना हो गया, तो F है 5 न्यूटन। F आरोपित बल कितना था, तो ये तो था कितना 125, और जो आरोपित हमने बल लगाया था वो हमने बल लगाया था ना, तो बल कितना लगाया था 7 न्यूटन लगाया था। ये तो त्वरण निकालने के लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन हम कार्य कितना ऊपर से कर रहे हैं, तो ये बल हो गया F 7 और 125 ये, तो 7 गुणे 125 इतना जूल होगा। ठीक है, तो इतना जूल कार्य करेंगे, ए आ गया। दूसरा कह रहा था ये तो ए का इतना जूल कार्य होगा। ठीक है, F इंटू एस, F लगाया जा रहा था 7 न्यूटन। घर्षण द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य, तो घर्षण बल के द्वारा केवल 10 सेकेंड में किया गया कार्य पूछा जा रहा है। तो घर्षण बल तो हमें पता है ना कितना लग रहा है, F 2 ही तो न्यूटन लग रहा है ना, ये गुणा कर दिया तो घर्षण बल 2, तो 2 गुणे ये पूरा दूरी। तो घर्षण द्वारा बी है कि घर्षण द्वारा कार्य, घर्षण द्वारा कार्य, तो घर्षण द्वारा जो कार्य होगा वो F इंटू एस, और F है कितना 2 गुणे एस है 125, तो लगभग 250 जूल। एक बात याद रखिएगा, हमने G का मान 10 रखा है, आप 9.8 भी रखकर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने G का मान 10 थोड़ा आसान करने के लिए कर दिया है। अब चलिए C देख लीजिए। C कह रहा है कि वस्तु पर कुल बल द्वारा 10 सेकेंड, जो वस्तु पर कुल बल है वो 10 सेकेंड तक कार्य कर रहा है। वस्तु पर बल कितने सेकेंड तक के लिए, 10 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड में किया गया कार्य। वस्तु पर कुल बल द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य, कुल बल द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य पूछा जा रहा है। तो कुल बल तो हमें पता है कि कितना लग रहा है, तो कुल बल तो केवल F डैश है जो 5 न्यूटन लग रहा है, तो C हो जाएगा F डैश यानी कार्य F डैश इंटू एस, और F डैश कितना है 5 गुणे 125, तो ये हो जाएगा 625 जूल। ठीक है, लगभग। अब अगला है कि कहा जा रहा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा में 10 सेकंड में परिवर्तन कितना हुआ है। तो ये बताइए कि 10 सेकंड में गतिज ऊर्जा में उतना ही परिवर्तन होगा जितना कि कुल ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। तो कुल ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ है 625, तो गतिज ऊर्जा भी कितना होगा 625। ये न कर दीजिएगा, ये करेंगे तो गलत कर जाएंगे, क्योंकि ये तो हम बाहरी बल, हम बल लगा रहे थे, लेकिन घर्षण बल के कारण उस पर बल कमी हो जा रही थी ना, तो अंतिम वेलोसिटी तो इस घर्षण बल जो कट कर रहा है, निकल रहा है, तो ये 5 न्यूटन के द्वारा मिलेगा। अतः यहाँ पर जो D होगा
कुल गतिज ऊर्जा के, तो ये के हो जाएगा कितना, इतना ही होगा 625 जूल लगभग। और ये कैसे आया है, तो हमें पता है कि पहली स्थिति में वो गतिज ऊर्जा 0 था। अब पूरा का पूरा जो है जितना परिवर्तन, जितना कार्य किया गया है वो सारा का सारा कार्य किस में परिवर्तित हुआ है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुआ है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 3 पर हम लोग आएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, तो चलिए देख लिया जाए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे, चित्र में कुछ एक विमीय स्थितिज ऊर्जा फलनों में उदाहरण दिए गए हैं। कण की कुल ऊर्जा कोटि अक्ष पर क्रॉस द्वारा निर्देशित की गई है। प्रत्येक स्थिति में कोई ऐसा क्षेत्र बताइए, यदि कोई है तो, जिनमें दी गई ऊर्जा के लिए कण को नहीं पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कण की कुल न्यूनतम ऊर्जा में निर्देशित कीजिए और कुछ ऐसे भौतिक संदर्भों के विषय में सोचिए जिनके लिए स्थितिज ऊर्जा आकृतियां प्रासंगिक हैं। स्थितिज ऊर्जा के लिए आकृतियां प्रासंगिक हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि जो बनाया गया है आकृति कुछ इस तरह का है। ठीक है, एक तो ये है, दूसरा जो है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है ऐसे। ठीक है, और तीसरा जो है वो बना हुआ है कुछ ऐसे, तो यहाँ पर समझ लीजिए ऐसे। ठीक है, और फिर ऐसे, और चौथा जो है कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इस तरह, और फिर ऐसे, और फिर इस तरह, और फिर ऐसे, और फिर ये इस तरह। ठीक है, तो ये है चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों पर हम लोग सोचेंगे, मंथन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, ये दिया गया है इसमें Vx। ठीक है, और ये दिया गया है कि यहाँ पर क्या है E, ये जो है E इधर की तरफ जो जा रहा है वो E है। इसमें भी इधर की तरफ E है, और इधर जो है ये X है। इसमें भी ये भी 0/E है, और इसमें जो है ये दिया गया है ABC, AC, BD ऐसे दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है इसमें भी दिया गया है कि A/2, इसमें भी दिया गया है। ठीक है, इसमें भी ये दिया गया है E है, और इसमें दिया गया है ये कि A/2 पर है, और ये X है। ठीक है, ये तो यहाँ पर सब में जो है V0 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आइए पहले समझ लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्थिति टोटल जो ऊर्जा E होता है वह ऊर्जा E काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये काइनेटिक एनर्जी टोटल ऊर्जा माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो टोटल ऊर्जा माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक चीजों पर बारी बारी से नजर डालेंगे। तो देखिए ना चित्र 1 में, ठीक है, इसमें देखिए तो x बराबर 0 और x बराबर a, दोनों x बराबर 0 हो और x बराबर a, अगर यहाँ पर a है। ठीक है, और क्या दिया गया है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर a c b d ऐसे है। ठीक है, a c b d, a c b और d यहाँ पर है, यहाँ पर d है। ठीक है, यहाँ c है। चलिए तो अब देखा जाए, यहाँ पर विचार करते हैं हम लोग कि इस स्थिति में जो टोटल ऊर्जा होगा पहले में, ठीक है, तो पहले में जो टोटल ऊर्जा है जब हम इधर की तरफ जा रहे हैं, देखिए A पर यहाँ ऊर्जा है इतना। ठीक है, और x बराबर 0 पर और x बराबर a तक स्थितिज ऊर्जा तो शून्य है। स्थितिज ऊर्जा क्या है, शून्य है। लेकिन a बराबर 0 पर
और इसीलिए जो है गतिज ऊर्जा धनात्मक है, इसमें यहाँ गतिज ऊर्जा धनात्मक ऊपर है ना, ऊपर है तो धनात्मक, नीचे होते तो क्या होता है ऋणात्मक है। ठीक है, और इस स्थिति में न्यूनतम जो ऊर्जा है वो तो न्यूनतम ऊर्जा यही है यहाँ से यहाँ तक, तो न्यूनतम ऊर्जा क्या है 0 है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति में इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से x बराबर 0, तो 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पे आ रहा है तब ना उसमें स्टार्ट हो रहा है, तो प्रारंभिक स्थिति में एनर्जी कितना है 0 है, और जब कुछ समय निकल जा रहा है तब ना हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो ऊर्जा इतना दूर हो रहा है। ठीक है, यानी प्रारंभिक स्थिति में गतिज ऊर्जा कितनी है 0 है, और जैसे जैसे अब इधर बढ़ते जा रहे हैं, देखो एकाएक जब ए पर आए तो काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया और उसके बाद कांस्टेंट हो गया, उसके बाद ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं हुआ। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि गतिज ऊर्जा जब यहाँ पर कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में गतिज ऊर्जा ये टोटल का टोटल ऊर्जा नियत हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके एक के बाद जाएंगे तो ऊर्जा क्या हो जाएगी नियत हो जाएगी। क्लियर? अब जरा हम देखेंगे आगे कि बी में आ जाइए, इसमें आ जाइए। इसमें कह रहा है कि जब x जो है a से छोटा है, a से छोटा इधर, तो यहाँ पर ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा है, और जब a और b के बीच में धनात्मक है, a और b के बीच में तो ऋणात्मक ऊर्जा है, और b से जब अधिक हो जा रहे हैं तब ये धनात्मक ऊर्जा हो जा रहा है। ठीक है, अब आ जाइए सी में। कह रहा है कि जब a 0 से a तक है तो धनात्मक ऊर्जा है, और a से c तक जाते हैं तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा थोड़ा सा बढ़ जा रहा है एनर्जी, और c से b तक जाते हैं तब ये ऊर्जा थोड़ा बढ़ जा रहा है, और b से d तक जाते हैं तो d के बाद, तो d से जैसे ही अधिक होंगे तो वह ऊर्जा अचानक जो है d पर कम होता है और उसके बाद इधर चला जाता है। कब? d पर। ठीक है, और चौथे पर हम देखेंगे तो यहाँ पर चौथे में आप देखिए, तो चौथे में लिखा गया है कि a/2, इसका मतलब है कि -a/2 इधर, यहाँ पर a/2, -a/2 यहाँ +a/2, इसका मतलब इसके बीच का a है, तो हम -a/2 से इधर है कम है, तो इधर तो धनात्मक है और ऊर्जा धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, और ये b/2 मान लेते हैं कि यहाँ पर b/2 है, -b/2, और यहाँ पर क्या है +b/2। तो जैसे जैसे अब इधर यहाँ से यहाँ तक बढ़ेंगे तो ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है, अचानक यहाँ पर आने के बाद ऊर्जा 0 हो जाती है, और a/2 और -a/2 और +a/2 के बीच में ऊर्जा ये ऋणात्मक है, और जब a/2 से b/2 तक या इधर जाते हैं अधिक होते हैं तो ऊर्जा धीरे धीरे क्या हो रही है कम हो रही है। ठीक है, तो ये था चारों के लिए कंडीशन। क्लियर है? ये ग्राफ के माध्यम से जैसा उसमें लिखा गया है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4। तो 4 में समझ लीजिए, प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है। ये सभी थ्योरेटिकल चीजें हैं। ठीक है, किधर किधर जो है कहाँ पर है ग्राफ को देखकर आपको सिर्फ बताना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 बदल देते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है, तो 4 में देखिए, रेखीय सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का स्थितिज ऊर्जा का फलन है Vx दिया गया है 1/2 kx²। ठीक है, जहां दोलक बल नियतांक है k और k का मान है 0.5 न्यूटन पर मीटर। यहाँ k का मान है 0.5 न्यूटन पर मीटर के लिए Vx व x के मध्य ग्राफ खींचा गया है, जो कि ये ग्राफ है, हम यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ग्राफ खींचा गया है, ऐसे ये ग्राफ है, और ये ठीक है ये Vx है। तो चलिए ग्राफ खींचा गया है, दिखाइए कि इस विभव के अंतर्गत गतिमान कुल 1 जूल ऊर्जा वाले कण को अवश्य ही वापिस आना चाहिए। अब यह x बराबर +2 मीटर पर पहुंचा है। x बराबर कहाँ 2 मीटर पर पहुंचा है। तो चलिए ये है क्या x, और ये क्या है v। ध्यान समझिए, यहाँ पर जब ये कहा जा रहा है कि जो फार्मूला है Vx का
वो तो 1/2 kx² है, ठीक है। और हमें पता है कि E बराबर जो होता है वो तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी के बराबर होता है। तो Vx जो है वह तो Vx हाफ kx² के बराबर दिया गया है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो पहले से ही बताया है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ kx² है, क्यों? तो पोटेंशियल एनर्जी जो है Pe ये क्या है, हाफ kx², ठीक। और कुल ऊर्जा दिया गया है E 1 जूल, 1 जूल दिया गया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर K का मान रख दें तो हमें पता चलेगा। K का मान अगर रख देते हैं, K का मान कितना दिया गया है 0.5, तो यहाँ पर रख दें 1/2 गुणे 0.5 गुणे ये 2 का स्क्वायर, 2 मीटर है, 2 मीटर तक जा रहा था, तो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर रख दें, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 इंटू x², 2 तो वहाँ था ना, 0.5 इंटू x²। और जो गतिज ऊर्जा है तो वेग तो मध्यमान स्थिति में जो है, देखिए यहाँ पर मध्यमान स्थिति में यहाँ पर Vx का मान 0 है, इधर Vx का मान बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर Vx का मान क्या है, 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv², ये तो 0 हो जाएगा। कहाँ पर, मध्यमान स्थिति में, ठीक है। और मध्यमान स्थिति में यह 0 हो जाएगा। जितना ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगा वो सब धीरे धीरे आकर यहाँ पर 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो होंगे, यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा जब 0 हो जाएगा तो टोटल किस में हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हमें पता है कि गतिज ऊर्जा 0 है तो हमको मालूम है कि E बराबर होता है Pe प्लस हाफ kx², हाफ mv²। अच्छा, ये Pe के जगह पर तो हम ये लिखेंगे और E की जगह पर 1 जूल लिख दें, ये 1/2 k इंटू x² प्लस 0। तो यहाँ पर 1 जूल बराबर 1/2 और k का मान है 0.5 इंटू x²। तो यहाँ से x² बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 2/0.5 यानी 20/5, तो 5 चौके 20, ये हो जाएगा x²। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 2। इसका मतलब आप देखें तो x बराबर 2 मीटर है, तो हम इसको प्लस माइनस 2 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और यही कह रहा था कि यही दिखाना था कि दिखाइए कि इस अवस्था में वापस आना चाहिए और यह मान x बराबर कितना होना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए। कब, जब यहाँ पर टोटल जो है गतिज ऊर्जा 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ये है प्रश्न नंबर 4। अब आ जाइए आगे प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है किसी रॉकेट, प्रश्न नंबर 5 जरा सुन लीजिए। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी रॉकेट का बाह्य आवरण उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है। जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा किसके व्यय पर प्राप्त की गई, रॉकेट या वातावरण? तो पहली बात यह है कि जब रॉकेट उड़ान भरता है तो उसके दौरान उसके बाह्य आवरण जलते हैं। रॉकेट जब भी उड़ान भरेगा तो उसका बाहरी आवरण जो है, बाहरी आवरण जो होता है इसमें से धुआं निकलता रहता है और बाहरी आवरण के जलने के कारण, क्योंकि जो इसमें से धुआं निकलता है वो तो इसको आगे बढ़ाता है, वो पूरा का पूरा कार्य बदलता है, लेकिन जो ये आवरण जलता है तो इसके जलने के कारण उसमें ताप में वृद्धि होता है, ठीक है। तो ताप में वृद्धि होता है कब, जब बाहरी आवरण जलता है तब ऊष्मीय ऊर्जा किसके व्यय पर प्राप्त की गई, तो बाहरी आवरण के जलने से, ठीक है। रॉकेट या आवरण, याद रखिए कि रॉकेट के बाहरी रॉकेट का जो भाग है उसको जलने से। अगला है कि
धूमकेतु सूर्य के चारों ओर बहुत ही दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। साधारणतया धूमकेतु पर सूर्य का गुरुत्वीय बल धूमकेतु के लंबवत नहीं होता है। फिर भी धूमकेतु की संपूर्ण कक्षा में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों? तो यहाँ पर हमें पता है कि जो गुरुत्वीय बल होता है वो संरक्षीय बल होता है, असंरक्षीय बल नहीं होता है, बल्कि संरक्षीय बल होता है। इसका मतलब उस बल के द्वारा हम कार्य कर सकते हैं और वो दो बिंदुओं के बीच बार बार क्या करते हैं, गति करते हैं, तभी वो संरक्षीय बल होता है। और ये हम जानते हैं कि कोई भी धूमकेतु है, चाहे पृथ्वी ही मान लेते हैं, तो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है और ये बार बार उसी पर क्या हो रहा है, घूम रही है। तो यह संरक्षीय बल है और इसके द्वारा किया गया जो कुल कार्य होता है वो शून्य होगा, क्योंकि एक साइकिल होता है और जब एक साइकिल में पूर्ण चक्कर होता है तो पूर्ण चक्कर में किया गया कुल कार्य क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए जो है यहाँ पर किया गया कार्य क्या हो जाता है, शून्य होता है। और इसी वजह से कक्षा में जो है गुरुत्वीय बल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा, ये कक्षा में गुरुत्वीय बल के द्वारा जो किया गया कार्य टोटल होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ऐसे घूमता रहता है लेकिन उसकी ऊर्जा क्या है, उतना ही बनी रहती है, क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं होता है। अगला है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध, चाहे यह कितना ही कम क्यों न हो, के विरुद्ध क्षय के कारण कम होती जाती है। फिर भी जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह के पृथ्वी के समीप आता है तो उसकी चाल में लगातार वृद्धि क्यों होती है। तो हमें पता है कि जैसे जैसे वह जो है पृथ्वी के समीप आती है वैसे वैसे जो है उसकी जो गुरुत्वीय बल है उसमें वृद्धि होता है, और जब वृद्धि होता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है। क्लियर है? अब कोई भी है मान लेते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में जैसे जैसे हम पृथ्वी के समीप आएंगे तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा, ऊंचाई कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा। और जब स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा तो जाहिर सी बात है कौन चीज बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, क्योंकि टोटल ऊर्जा क्या है, नियत रहता है। तो स्थितिज ऊर्जा जैसे जैसे ऊंचाई कम होता है वैसे वैसे ऊंचाई कम होने के कारण स्थितिज ऊर्जा कम होता जाता है और गतिज ऊर्जा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्लियर है? आगे है डी कि पृथ्वी चित्र में दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने हाथों में 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान लेकर 2 मीटर चलता है। चित्र 2 में दिया गया है कि वह उतनी ही दूरी अपने पीछे रस्सी को खींचते हुए चलता है। रस्सी घिरनी पर चढ़ी हुई है और उसके दूसरे सिरे पर 15 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका हुआ है। परिकलन करना है कि इस स्थिति में किया गया कार्य अधिक किसमें होगा, पहले में या दूसरे में। तो चलिए हम देखेंगे कि पहली बात यह है कि जब 15 किलोग्राम का वस्तु लेकर व्यक्ति चलेगा, 15 किलोग्राम का वस्तु है, ये 15 केजी का वस्तु है पहली स्थिति में, तो नीचे की तरफ बल कार्य करेगा और हम जा रहे हैं इधर की तरफ, बीच का कोण कितना है, 90 अंश। तो अगर हम इधर चाहे जितना भी दूर जाएंगे तो कार्य हो जाएगा एफ एस काश 90 और काश 90 का मान 0, इसलिए ये हो जाएगा F इंटू एस इंटू 0 बराबर 0, यानी जो चौथा है उसका पहला हो जाएगा क्या, 0। लेकिन जो कह रहा है कि ये घिरनी पर 15 किलो का वजन बंधा हुआ है और रस्सी से खींच रहा है इधर की तरफ। अब बताइए रस्सी से जब इधर जा रहा है तो F बल तो इधर की तरफ लगा रहा है, बल भी इधर ही लगा रहा है और जा भी इधर ही रहा है, तो इसका मतलब थीटा 0, तो यहाँ पर कार्य होगा। लेकिन इसमें कार्य क्या है, 0, क्योंकि यह जो है सिर्फ 15 किलोग्राम का बल नीचे कार्य कर रहा था और जा रहा था इधर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कार्य होगा। और आखिर यहाँ कार्य कितना होगा, तो यह कार्य जब निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एस कॉस 0 अंश। ठीक है, और एफ का मान कितना होगा, तो एफ का मान 15 गुणे 9.8 कर दें, 15 किलोग्राम था, ये 15 किलोग्राम है तो mg हो जाएगा ना, तो इतना और गुणे 2 गुणे कॉस 0, तो ये सॉल्व कर लेंगे तो कार्य निकल जाएगा, इतना जूल कार्य हुआ। ठीक है, ये था प्रश्न नंबर 5।
अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 में आ जाइए। प्रश्न नंबर 6 कहा जा रहा है, इसे बार बार जरा रिपीट करके आप सभी लोग देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा कहाँ पर क्या हम बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लिख तो रहे नहीं है, क्योंकि सभी थियोरेटिकल ही है ये है, तो जहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप का है उससे बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, सही विकल्प को रेखांकित करना है। ठीक है, तो आइए, जब पहला है छक्का ए क्या कह रहा है कि जब कोई जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है या घटती है। तो याद रखिएगा, जब कोई भी वस्तु पर स्थितिज ऊर्जा या संरक्षी बल, जब संरक्षी बल जो है धनात्मक कार्य करे, तो धनात्मक कार्य करेगा तो इसका मतलब है कि उसकी ऊंचाई घट रही होगी, तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, कमी, क्योंकि अब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है। सीधी सी बात है, संरक्षी बल है तो गतिज ऊर्जा बढ़ रहा है, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। क्लियर? हो गया। अब चलिए दूसरी बात, किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य का परिणाम हमेशा इसकी गतिज या स्थितिज ऊर्जा में क्षय होता है। अब देखिए, ये कह रहा है बी में, तो क्या कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा घर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य का परिणाम होता है वो तो हमेशा, जो भी कार्य का परिमाण होता है वो हमेशा जो है गतिज ऊर्जा के रूप में ही क्षय होता है, क्योंकि जब भी कार्य होगा तो वो कुछ न कुछ दिशा तक जाएगा और कोई ना कोई डायरेक्शन विस्थापन होता है तभी कार्य होता है। जब भी विस्थापन होगा तो इसका मतलब गति, यानी चल रहा है तो गति करेगा, और गति करेगा तो सिर्फ किसमें होगा, गतिज ऊर्जा में। क्लियर है? और जो घर्षण बल के विरुद्ध किया जाता है वो भी कार्य जो है गतिज ऊर्जा के कारण ही, और जो जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है और इसको हम यहाँ तक यहाँ ले गए तो गतिज ऊर्जा का विरोध करता है ना घर्षण बल, तो उस गतिज ऊर्जा का विरोध करता है जिसके कारण गतिज ऊर्जा में घर्षण बल के लगने के से क्षय होता है, कमी होती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा घट जाता है, किसके कारण, घर्षण बल के होने के कारण। ठीक है, अगला कह रहा है, किसी बहुकरण निकाय के कुल संवेग परिवर्तन की दर निकाय के बाह्य बल या आंतरिक बलों के जोड़ के अनुकरणपाती होता है। क्या ये सही है कि गलत है? तो अब आप जानते हैं कि जो आंतरिक बल होते हैं वो निकाय के लिए जो है कुल संवेग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आंतरिक जो बल होता है, ऐसा नहीं है कि आंतरिक बल जो है संवेग परिवर्तन कर ले, ऐसा नहीं। संवेग जो है संरक्षण का सिद्धांत में हम जानते हैं कि वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत में जब कि टकराने से पूर्व का संवेग और बराबर होता है टकराने के बाद का संवेग, तो इसमें जो संवेग परिवर्तन होता है यह संवेग हमेशा जो है टोटल संवेग नियत रहता है, और टोटल संवेग नियत रहता है तभी तो टकराने से पूर्व का संवेग और टकराने के बाद का संवेग बराबर होता है। अगर ये नियत नहीं होता है तो ये बराबर नहीं होता। टकराने से पूर्व का संवेग या तो कम होता है या तो अधिक हो जाता है, लेकिन बराबर होते हैं जिसके कारण टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग का भी योगफल उतना ही होना चाहिए जितना कि पहले सभी संवेग थे। ठीक है, और इसी के कारण जो है संवेग परिवर्तन का जो दर होता है वह बाह्य बल और आंतरिक बल, जो बाह्य बल होता है वह बाह्य बल और आंतरिक बल दोनों के योग के अनुपाती होता है। दोनों के योग के अनुपाती होता है, क्योंकि अंदर जो बल उत्पन्न होता है वो संवेग परिवर्तन के दर के कारण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन के दर के कारण, क्योंकि जितने भी कोई भी वस्तु है और उस वस्तु के अंतर्गत सभी बहुत सारे कण होंगे ना, तो सभी का संवेग परिवर्तन होगा, केवल एक कण का तो होगा नहीं, तो इसके अंदर भी तो बल लगेगा। तो आंतरिक बल भी और बाह्य बल भी दोनों के योग के बराबर होता है, यानी योग के अनुकरणपाती हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि दो पिंडों के अप्रत्याश संघट में
वे रस्सियां जो संघट के बाद नहीं बदलती हैं, निकाय की कुल गतिज ऊर्जा, कुल रेखीय संवेग या कुल ऊर्जा बताना है कि कौन सी राशियां हैं जो संघट के बाद नहीं बदलती हैं। तो आप जानते हैं कि अगर पूर्ण प्रत्यास्थ होता है तब संघट से पहले और संघट के बाद गतिज ऊर्जा में कोई हरासमेंट नहीं होता है, लेकिन ये तभी जब पूर्ण प्रत्यास्थ हो, और पूर्ण प्रत्यास्थ तो कोई बॉडी होता नहीं है। अगर अप्रत्यास्थ होगा, पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होगा, तब उसकी गतिज ऊर्जा में कमी हो जाएगा टकराने के बाद, क्योंकि कुछ ऊष्मीय ऊर्जा में व्यय हो जाता है। लेकिन एक संवेग ऐसा होता है कि टकराने से पूर्व का संवेग और टकराने के बाद का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि जो कुल ऊर्जा होता है, टोटल ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो भी टकराने से पूर्व और टकराने के बाद टोटल जो ऊर्जा है वो भी क्या होता है, नियत रहता है, वो भी नहीं बदलता है। यानी संवेग और ऊर्जा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 6। अब आ जाइए आगे प्रश्न नंबर 7 में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी 4 पार्ट हैं। तो आइए, कह रहा है कि बतलाइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। क्या क्या है कथन। पहला है कि दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट में प्रत्येक पिंड का संवेग व ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो याद रखिए, जब पिंड पूर्ण प्रत्यास्थ होगा, ठीक है, तो जब पिंड पूर्ण प्रत्यास्थ होगा उस कंडीशन में संवेग तथा ऊर्जा नियत रहता है। लेकिन पिंड अगर प्रत्यास्थ नहीं है तो उस कंडीशन में जो है संवेग तो ऊर्जा, संवेग जो है वो तो नियत रहेगा, लेकिन जो ऊर्जा है वह संरक्षित नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा है कि किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक व बाह्य बल क्यों न लग रहा हो, निकाय की कुल ऊर्जा सर्वदा संरक्षित रहती है, कह रहा है। दूसरा तो इसमें है कि आप जैसा कि जान रहे हैं कि पिंड चाहे जो भी हो, उसकी जब टकराहट होता है तो हमें पता है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कि ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं न उत्पन्न कर सकते हैं। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत कि टकराने से पूर्व का संवेग और टकराने के बाद का संवेग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन में हम अगर देखें तो यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा था कि किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक व बाह्य बल क्यों न लग रहा हो, निकाय की कुल ऊर्जा सर्वदा संरक्षित रहती है कि नहीं, तो नहीं। यहाँ पर संरक्षित रहती है कह रहा है, लेकिन ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। अभी तो कहा कि पूर्ण प्रत्यास्थ होगा तब तो ठीक है, लेकिन पूर्ण प्रत्यास्थ होगा तो ठीक नहीं। इसका मतलब ये क्या है, कथन असत्य है, गलत है। और इससे पहले वाले में भी आपने देखा है कि उसमें भी जो लिखा गया था, पिंड प्रत्यास्थ संघट में प्रत्येक पिंड का संवेग व ऊर्जा संरक्षित नहीं, केवल पिंड का संवेग संरक्षित रहती है लेकिन ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, तो वो भी असत्य था। इसी तरह हम देखेंगे प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है। तो हाँ, प्रत्येक जो अगर हेतु है उसमें अगर हम देखेंगे तो उसका अगर लूप है, केवल एक चक्कर है, तो टोटल ऊर्जा तो शून्य होगा, किया गया कार्य शून्य होगा, लेकिन ऊर्जा शून्य थोड़ी होता है। ठीक है, प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है, प्रत्येक बल के लिए नहीं। ठीक है, प्रत्येक बल के लिए शून्य नहीं होगा, बस केवल इसके लिए जब निकाय पर अगर हो रहा है और बल लग रहा है और जिसके कारण वो एक तरफ घूमकर पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, तब हम कहेंगे किया गया कार्य क्या है, शून्य है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि सारे बल जितने के जितने हैं सबके द्वारा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब संरक्षित बल होते हैं तो उस समय तो ठीक है कि शून्य होता है, लेकिन असंरक्षित बल जब लगेंगे तो क्या शून्य होगा, नहीं शून्य होगा, इसलिए गलत है। सभी बल के लिए नहीं हम कहेंगे। ठीक है, संरक्षित बल के लिए तो शून्य होगा, लेकिन असंरक्षित बल के लिए शून्य नहीं होता है। अगला, किसी अप्रत्यास्थ संघट में किसी निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा आरंभिक गतिज ऊर्जा से हमेशा कम होती है। कब, अप्रत्यास्थ संघट के लिए। तो हाँ, ये सत्य है, क्योंकि अप्रत्यास्थ संघट में किसी निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा
अप्रत्यास्थ संघट है तो अंतिम गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से कम होगा, क्योंकि प्रत्यास्थ के बाद गतिज ऊर्जा में क्षय होगा, गतिज ऊर्जा कम ही होता जाता है। तो ये तो सत्य है। तो प्रश्न नंबर 7 का हमने एक एक पार्ट बताया। अब प्रश्न नंबर 8 में आ जाइए। प्रश्न नंबर 8, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 में आ जाइए। कहा जा रहा है कि दो बिलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ संघट में क्या गेंदों के संघट की अल्प अवधि में जब वे संपर्क में होती हैं कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है? तो याद रखिए नहीं, क्योंकि कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि टकराता है तो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा बनता है, और जब ऊष्मीय ऊर्जा बनेगा तो टोटल जाहिर सी बात है कि ऊर्जा संरक्षित नहीं होगा, कुछ न कुछ नष्ट होता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि दो गेंदों के किसी प्रत्यास्थ संघट की लघु अवधि में क्या कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है? दो गेंदों के किसी प्रत्यास्थ संघट की लघु अवधि में क्या कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है? हाँ, क्योंकि संवेग में तो आपको पता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत कि टकराने से पहले और टकराने के बाद का संवेग क्या होता है? नियत रहता है, योगफल। उसी जब नियत है तो संरक्षित है। अगला है सी, किसी प्रत्यास्थ संघट के लिए प्रश्न ए व बी के लिए आपके उत्तर क्या है? तो आप जान रहे हो उत्तर क्या है। अप्रत्यास्थ संघट के लिए प्रश्न ए व बी के लिए आपके उत्तर क्या है? तो दोनों गेंदों में अप्रत्यास्थ संघट में जो पहला था कि अप्रत्यास्थ संघट है तो उसमें तो नहीं था, ठीक है, और संघट के दौरान कुल ऊर्जा संरक्षित नहीं होते हैं, अप्रत्यास्थ संघट के लिए था, ठीक है। परंतु हम देखेंगे कि दूसरे में जो कह रहा था संघट के लिए कुल रेखीय संवेग क्या होता है? रेखीय संवेग सुरक्षित नियत रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। डी कह रहा है कि यदि दो बिलियर्ड गेंदों की स्थितिज ऊर्जा केवल उनके केंद्र के मध्य पृथक्करण दूरी पर निर्भर करती है तो संघट प्रत्यास्थ होगा या अप्रत्यास्थ होगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ हम संघट के दौरान बल के संगत स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ना कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो संघट के समय जो संरक्षी बल कार्य करता है वह संघट प्रत्यास्थ होता है, ये हमेशा आप जानिएगा, ठीक है, कि संघट के समय जो बल कार्य करता है वह संघट जो है प्रत्यास्थ संघट होता है बल के द्वारा, ठीक है। संघट के दौरान जो बल कार्य करता है वह संघट प्रत्यास्थ संघट होता है, ठीक। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 9, ठीक है। कोई पिंड जो विरामावस्था में है अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है, इसको किसी t समय पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती होगा। तो चलिए देख लिया जाए कि इसमें दी गई शक्ति जो है किसके अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पर कोई पिंड जो विरामावस्था में है अचर त्वरण से चल रहा है। तो मान लेते हैं कि प्रश्न नंबर 9 पिंड का द्रव्यमान है, माना द्रव्यमान m है, ठीक है, और त्वरण स्मॉल a है, त्वरण स्मॉल a है, ठीक है। अब इसके कारण a बराबर हम क्या लिखेंगे? F/m, ठीक है। F बल हम लगा रहे थे, सपोज दैट, तो A बराबर हमें पता हो गया कि F/m। अब हमको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण इसको t समय पर दी गई शक्ति, तो देखिए V बराबर हम लिखें तो U प्लस AT, U तो विरामावस्था में 0 है, A के जगह पर हम लिख दें क्या? F/m इंटू T, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि V बराबर F यानी V बराबर हो गया F/m इंटू T, ठीक। और पिंड की जो शक्ति होती है पावर P वो क्या होता है? F इंटू हम करें V, पावर F इंटू V। तो अब बताइए F
इंटू वी की जगह पर एफ अपान एम इंटू टी, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई एम इंटू टी। ठीक है, ये पावर है, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, जब स्थिर बल लगेगा तो P प्रोपोर्शनल क्या हो गया, T हो गया। तो P प्रोपोर्शनल T, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दिए गए थे उसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा, पहला ऑप्शन था T पर 1/2, दूसरा ऑप्शन था T, और तीसरा ऑप्शन था T पर 3/2, और चौथा ऑप्शन था T स्क्वायर। तो कौन सा सही होगा, दूसरा सही होगा। ठीक है, अगला दिया गया है 10 नंबर। तो 10 नंबर पे आ जाइए। कह रहा है कि एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में एक ही दिशा में, अचर शक्ति यानी P जो है कांस्टेंट है, पावर एक ही दिशा में गतिमान है, इसका T समय में विस्थापन अनुक्रमणपाती होगा। T समय में जो विस्थापन है वो पूछ रहा है किसके अनुक्रमणपाती होगा। तो चलिए, हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है कि, ठीक है, वह क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगा पावर गुणे टी, पावर कांस्टेंट है। ठीक है, तो पावर इंटू टी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर पी इंटू टी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से भी बराबर हो जाएगा 2pt अपान एम, और अंडर रूट कर दें, आ जाएगा v का मान। अब देखिए, जब v का मान आ गया तो हमें तो पता है कि v बराबर क्या होता है, तो v बराबर होता है dx बाई dt होता है। अब यहाँ पर देखिए v, और पूछ रहा है क्या, विस्थापन। तो जब v का मान आ गया, हमें पूछा गया है विस्थापन, तो विस्थापन कैसे निकालेंगे, तो विस्थापन तो तब निकालेंगे ना जब हमको x और t में रिलेशन मिल जाए। तो x और t में रिलेशन कैसे मिलेगा, तो हमको x और t में रिलेशन चाहिए। तो अब ये देखिए v की जगह पर हम क्या लिखेंगे, dx बाई dt लिखेंगे। तो dx बाई dt बराबर अंडर रूट 2p बाई टी अपान एम। अब देखिए, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये 2p बाई एम, और देखिए t जो है, t इसमें है तो बाहर लेंगे तो t पर 1/2 कर सकते हैं, और ये dt आ जाएगा, dt इधर आ जाएगा। अब क्या करें कि इंटीग्रेशन ले लें, तो dx, ये इंटीग्रेशन यही विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि अब इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे वो x होगा। ठीक है, अब x ही विस्थापन होता है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ऐसे 2p अंडर रूट अपान एम, ये सब कांस्टेंट है, और t पर 1/2 dt। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा 2p बाई एम अंडर रूट, और ये t पर हो जाएगा 1/2 माइनस 1 अपान 1/2 माइनस 1। दिस इम्प्लाइज, अब इसको हम लिख दें k, और ये हो जाएगा क्या, 2 में से तो -1/2, और ये हो जाएगा t पर -1/2। तो ये क्या हो गया, t पर -1/2, ये तो x हो गया ना। तो x किसके अनुपाती हो गया, t पर -1, x प्रोपोर्शनल हो गया t पर -1/2, या तो हम कहें कि 1/√x। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छा, एक चीज जो है यहाँ पर हम इंटीग्रेशन निकाला गया ना, तो जोड़ा जाता है। देखिए सॉरी, यहाँ पे इंटीग्रेशन जोड़ा जाता है ना, घटाया नहीं जाता है। तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। सॉरी, ये 3/2, तो यहाँ पर भी 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। x जो है 3/2 के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो x का आ गया t के समानुपाती होगा। क्लियर है, ये था प्रश्न नंबर 10। तो 10 तक का सलूशन आज हम लोगों ने किया। अब इसके बाद अगले दिन मुलाकात होगा, तो हम करेंगे 11 से अधिक तक। ठीक है, 11 से आगे जितना साल होगा उतना किया जाएगा अगले दिन। ठीक है, जितने भी दोस्त तैयार हैं सबको आप बता दीजिए। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार दोस्तों।